गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इसकी पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था भारत की न्यायपालिका के बारे में और आज पढ़ेंगे उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, जो कि है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में। और आपातकालीन या इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो होता है 3 प्रकार का, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी, जो कि है संविधान के अनुच्छेद 352 में। और दूसरा है राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल, जो कि है अनुच्छेद 356 में। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि है अनुच्छेद 360 में। आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जो कि है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में। और नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार क्या होता है दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग एक बार। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो पहला आधार है वो है एक्सटर्नल एग्रेशन, या जिसे कहा जाता है बाह्य आक्रमण। और दूसरा है कि युद्ध के समय में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगा दिया जाता है। और तीसरा है आर्म रिबेलियन, या जिसे हिंदी में कहा जाता है सशस्त्र विद्रोह। ये आर्म रिबेलियन दोस्तों जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और इसके पहले क्या था, तो इसके पहले था इंटरनल डिस्टरबेंस। तो ये चीज ध्यान रखिए आप लोग कि जो आर्म रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह है वो जोड़ा गया है 44वां संविधान संशोधन या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। और उसके पहले क्या था, तो उसके पहले था इंटरनल डिस्टरबेंस या आंतरिक विद्रोह। उसके बाद देखिए नेशनल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं और जो उनका कैबिनेट होता है वो लोग रेकमेंड करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। किसे करेंगे, तो वो करेंगे राष्ट्रपति से रेकमेंड या सिफारिश करेंगे। और पीएम और कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बाद जो कि किया गया है राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति जो महोदय हैं वो घोषणा कर देंगे। और राष्ट्रपति के घोषणा के बाद 1 महीने का आपातकाल लागू हो जाएगा। और 1 महीने की समयावधि खत्म होने से पहले यदि जो सरकार है वह राष्ट्रीय आपातकाल विधेयक संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित करा लेता है, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो फिर से 6 महीने के लिए लग जाएगा। और यदि दोबारा फिर जो सरकार है वो राष्ट्रीय आपातकालीन जो विधेयक है उसको संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित करा लेता है, तो फिर से 6 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। यही प्रक्रिया आगे और आगे चलती रहेगी। और अधिकतम जो समय है जिसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है वो है अनिश्चित काल। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल है वो अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है, तो वो लग सकता है अनिश्चित काल के लिए या इनडेफिनिट टाइम के लिए। उसके बाद देखिए नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो है कार्यपालिका का प्रभाव, जिसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव इफेक्ट। और दूसरा प्रभाव जो पड़ता है वो है विधायी प्रभाव, जिसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव इफेक्ट। और तीसरा है वित्तीय प्रभाव, जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल इफेक्ट। और चौथा है मूल अधिकारों पर प्रभाव या इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। इसमें पहला है कार्यपालिका का प्रभाव। इसमें क्या होता है, इसमें राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है उस पर पूरा नियंत्रण हो जाता है केंद्र का। और दूसरा है विधायी प्रभाव या लेजिस्लेटिव इफेक्ट। इसमें यह होता है कि राज्य सरकार के अंतर्गत
जितने भी मामले हैं, तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि राज्य सूची में पूरा 61 मामले हैं, उन सभी पर केंद्र का अधिकार हो जाएगा। तीसरा है वित्तीय प्रभाव या फाइनेंशियल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि राज्य सरकार जो कि वित्त या धन प्राप्त करता है केंद्र से, वो पूरा खत्म या कम कर दिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। और चौथा है मूल अधिकार। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत या 359 के अंतर्गत जो सभी मूल अधिकार होते हैं जो कि सिटीजन को दिए गए हैं, वो खत्म कर दिए जाते हैं। बस इसमें 2 एक्सेप्शन हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के समय में खत्म नहीं किए जा सकते। तो जैसा हमने बताया, यहाँ पे नोट भी किया गया है दोस्तों कि जो फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के समय में आर्टिकल या अनुच्छेद 359 के अंतर्गत खत्म कर दिया जाता है। और इसमें एक एक्सेप्शन या अपवाद है कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है वो खत्म नहीं किया जा सकता आपातकालीन या नेशनल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा। और यह प्रावधान जोड़ा गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। पहली बार आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगी थी दोस्तों 1962 में, और ये लगा था चाइना के आक्रमण के दौरान। और दूसरी बार लगा 1971 में, ये लगा पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान। और तीसरी बार लगा इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, जो कि लगा था 1975 में। उसके बाद दूसरा इमरजेंसी प्रोविजन है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, जो कि है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में। और राष्ट्रपति शासन जो होता है दोस्तों वो किसी राज्य में कब लगाया जाता है, सबसे पहले यह देख लीजिए। तो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में तब लगाया जाता है जब उस राज्य में संविधान तंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूरी तरह से फेल या विफल हो जाती है। तब उस राज्य में पीएम और कैबिनेट के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या प्रावधान है। तो इसमें भी दोस्तों प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट होते हैं वो रेकमेंड या सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति महोदय से, और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय घोषणा कर देंगे। और राष्ट्रपति के घोषणा के तुरंत बाद उस राज्य में 2 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और यदि यह 2 महीने की जो समयावधि है उसके समाप्त होने के पहले ही राष्ट्रपति शासन विधेयक अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित करा दिया जाता है, तो फिर से उस राज्य में दोबारा 6 महीने के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और फिर 6 महीने समाप्त होने से पहले यदि फिर दोबारा संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन विधेयक साधारण बहुमत से पारित करा दिया जाता है, तो फिर उस राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, तो वो समय काल है दोस्तों 3 साल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल से, वो देख लीजिए। तो इसमें है पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था दोस्तों पंजाब में। और कब लगा, तो लगा 1951 में। और फिर सबसे लंबे समय तक जो प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन वो कहाँ पर लगा था, तो वो लगा था पंजाब में 5 साल तक। और आगे देखिए सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो किस राज्य में लगा है, तो 10 बार लगा है दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम समय के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो किस राज्य में लगा है, तो वो लगा है कर्नाटक में 7 दिनों के लिए। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक बार फिर देख लीजिए इसको दोस्तों। तो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा है,
तो वो लगा है पंजाब में 1951 में। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा, तो वो लगा पंजाब में 5 साल तक। और सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा है, तो वो लगा है 10 बार उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा, तो वो लगा है कर्नाटक में 7 दिनों के लिए। फिर तीसरा और लास्ट इमरजेंसी प्रोविजन है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, या जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब केंद्र में वित्तीय तंत्र विफल या फेल हो जाता है तब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान क्या है, तो एक बार देख लीजिए इसको। तो इसमें भी प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा सिफारिश की जाती है वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए। और किससे सिफारिश की जाती है, तो सिफारिश की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति से। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय घोषणा करते हैं 2 महीने का वित्तीय आपातकाल। और फिर यदि वित्तीय आपातकाल विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पास करा दिया जाता है तो दोबारा से 6 महीने के लिए वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। और यह समय अवधि खत्म होने से पहले यदि दोबारा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा वित्तीय विधेयक पारित करा दिया जाता है या पास करा दिया जाता है तो फिर से 6 महीने का वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। और यही प्रोसेस चलता रहेगा। वित्तीय आपातकाल का अधिकतम समय अवधि क्या होती है, तो इसकी कोई समय अवधि नहीं होती, यह अनिश्चित काल के लिए भी लगाया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 2 प्रकार का नेचर कैरी करता है। तो बस दोस्तों आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।